हे एवरीवन, वेलकम बैक टू रोशन शाह स्टडी पॉइंट। मैं दामिनी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने सिलेबस पे डिस्कशन कर लिया था और आप लोगों को आई होप कि आप लोगों को आपके जो टॉपिक्स हैं वो पता है। और अगर आपको नहीं पता है तो जाके फटाफट से सिलेबस को देखिए और सिलेबस को देखने के बाद आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि आपको क्या पढ़ना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को उनका सिलेबस नहीं पता है कि थ्योरी कितने मार्क्स की है एंड प्रैक्टिकल कितने मार्क्स का है। तो वो मैंने सभी चीज़ें उस वीडियो में क्लियर की है। आप लोग जाइए, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन में इजीली उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं अपने चैप्टर पे। देखिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी। जिन भी बच्चों ने अगर पेंटिंग ली हुई है या फिर किसी ने स्कल्पचर लिया हुआ है या फिर किसी ने कमर्शियल आर्ट ली है, इन तीनों में से एक और टॉपिक है। अगर 3 या फिर किसी ने ग्राफ़िक लिया है, अगर इन 4 टॉपिक में से किसी ने भी अलग-अलग टॉपिक लिए हैं अपनी पसंद के अनुसार, तो आप लोग इस बात को ध्यान रखिए, जो मैं सिलेबस कवर करा रही हूँ यानी कि जो आपकी क्लास 11th की आर्ट वाली बुक है, उसमें जो थ्योरी वाला आपका पार्ट है, वो समान रहने वाला है। यानी कि कोई ग्राफ़िक का है या फिर कोई स्टूडेंट पेंटिंग का है, कोई मूर्ति कला का है जिसको स्कल्पचर कहते हैं, या फिर किसी ने कमर्शियल आर्ट लिया है। तो टॉपिक उनकी जो थ्योरी है वो चारों की थ्योरी सेम है, जो प्रैक्टिकल होगा वो बस अलग होगा। तो आपको जो थ्योरी मैं पढ़ा रही हूँ, आप चारों ही स्टूडेंट इस थ्योरी को पढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में मैं आपको समझाने वाली हूँ जो भी आपका टॉपिक है। आपके जो टॉपिक है ना, एक और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपके बहुत लिमिटेड टॉपिक हैं, तो आप लोगों को टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। जैसे कि हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, अब आप लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 1 में क्या हमें सारे टॉपिक कवर करने हैं, तो फिर ऐसा नहीं है। क्योंकि चैप्टर नंबर 1 में जो हमारा चैप्टर नंबर है 1 है, वो है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। ठीक है? इसमें सभी टॉपिक हमें नहीं कवर करने हैं, हमें 2 टॉपिक पढ़ने हैं। पहला जो टॉपिक है वो है आपका स्थल, यानी कि इसमें जो प्राग ऐतिहासिक के चित्र हैं वो कहाँ-कहाँ पे मिले हैं, और दूसरा हमें देखना है एक भीमबेटका। ठीक है? यानी कि जो चित्र मिले हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो सुंदर चित्र, सबसे ज़्यादा जो एक बहुत बड़ी संख्या में जो चित्र मिले, वो हमें भीमबेटका से मिले हैं। इसीलिए हम इसमें बात करेंगे 2 टॉपिक की, एक लोकेशन और दूसरा भीमबेटका। तो आप लोग पढ़ते समय इस बात का विशेषकर ध्यान रखें कि 2 ही टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हैं। मैं उन पे ज़्यादा फ़ोकस करूँगी, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये ना कहें कि मैम आपने ये टॉपिक छोड़ा है, क्योंकि आप लोगों के साथ मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है 24-25 का। तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही आपको कवर कराऊँगी, ताकि आप लोगों के पास ज़्यादा कोई हेडेक ना हो कि कौन-कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है, तो वो आप भूल जाइए। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। देखिए, हमारा जो चैप्टर है वो है प्राग ऐतिहासिक शैल चित्र। तो प्राग ऐतिहासिक क्या है? इस शब्द का अर्थ होता है कि एक ऐसा काल, मतलब इतिहास का एक ऐसा कालखंड जिसके लिए ना तो हमारे पास कोई पुस्तक है और ना ही हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज है। मतलब दोनों ही चीज़ें नहीं है, बस हमारे पास क्या है, हमारे पास उधर उस समय की बस पुरावस्तुएं हैं। या तो पुरावस्तुएं हैं या फिर हमारे पास कुछ चित्रकारी वगैरह मिली हुई है, बस उसी वही है। और उसके आधार पर ही हम इतिहास का अनुमान लगा रहे हैं। तो पूरा प्राग ऐतिहासिक काल का मतलब होता है एक ऐसा कालखंड जिसके लिए ना तो हमारे पास साहित्यिक साक्ष्य हैं, ना तो लिखित साक्ष्य हैं, केवल और केवल हम पुरातात्विक जो साक्ष्य हैं उन पर ही आश्रित हैं। उनके माध्यम से ही हम इतिहास की जो जानकारी है वो जुटाते हैं। तो ऐसे काल को हम कहते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो मानव का प्रारंभिक युग था, या फिर हम कह सकते हैं कि जो आरंभिक युग था मानव का, वो कि शुरुआत में जब मानव ग्रो करना शुरू किया तो स्टार्टिंग में कैसे उसने वो रहा, उसके बाद कौन कौन सी क्रियाएं की। तो जो शुरुआती एकदम रूप था जिसे आप सभी आदि मानव कहते हैं, वो जो स्वरूप था उस समय, जिस जिस समय वो था, उसको बोलते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। यानी कि मानव का एकदम आरंभिक समय, मानव का जो शुरुआती स्वरूप है वो आता है प्राग ऐतिहासिक में। तो प्राग ऐतिहासिक का आपने अर्थ जान लिया। अब हम बात करते हैं कि जो प्राग ऐतिहासिक ये जो टाइम पीरियड है, इसमें हमें बहुत सारे शैल चित्र मिले हैं। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मानव का ये शुरुआती फेज़ है जिसमें मानव सिर्फ खाद्य संग्रहण करता है, शिकार करता है और बस 2 ही क्रियाएं करता है। तो ऐसे में क्या हुआ कि थोड़ा बहुत समय के साथ साथ जब उसको समय मिलने लगा, तो उसने अपनी अभिव्यक्ति को, जो पत्थर होते हैं उन पे
दिखाना शुरू कर दिया। जैसे आप लोग भी देखते हैं, आप लोग देखते हैं कि का जो चित्रकला है या विचार अभिव्यक्त करते हैं ना हम अलग-अलग तरीकों से, वैसे ही उस समय के मानव ने भी अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए एक्चुअली बहुत सारे प्रमाण दिए जाते हैं, मतलब अलग-अलग कि क्यों किया होगा। उसमें से एक जो ऑथेंटिक है, वो ये कि जैसे आज हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए चित्रकला का प्रयोग करते हैं। जैसे आप लोगों ने पॉलिटिकल साइंस में देखा होगा, कार्टून्स मिलते हैं या फिर आप देखते हैं कि हम कार्टून्स के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। तो उस समय भी सेम मानव की प्रवृत्ति थी कि उसने अपने जो भाव थे, उनको अभिव्यक्त करने के लिए चित्र का प्रयोग किया। और किस पे उन्होंने उन्होंने बनाए, क्योंकि शुरुआत में कागज़ था नहीं, कैनवस था नहीं, क्या थे, वो गुफ़ाओं में रहते थे, तो उन्होंने गुफ़ाओं पर ही चित्रकारी कर दी। अब जब गुफ़ाओं पे चित्रकारी की तो हमने उसको बोला रॉक पेंटिंग, यानी कि शैल चित्र, ठीक है? तो इसीलिए हम इस टाइम पीरियड के जो शैल चित्र हैं उनको समझेंगे। 2 टॉपिक मैं आपको रिपीट कर दूँ, एक लोकेशन और दूसरा भीमबेटका। तो शुरुआत में आपका इन्होंने प्राग ऐतिहासिक के बारे में बताया, जो मैंने आपको बता दिया है। फिर उन्होंने बताया कि अगर हम खोजना शुरू करें साक्ष्य, तो हमें कहाँ-कहाँ से मिलेंगे। तो वही इंट्रोडक्शन है जो कि इतना कुछ आपको नॉलेज नहीं वो करता है। उसके बाद फिर हम बात करते हैं कि मैंने आपको बताया क्या रीज़न था, क्यों मानव ने चित्रकारी की, तो वही अपने भावों की अभिव्यक्ति के लिए। उसके बाद एक और चीज़ देखिए, इन्होंने लास्ट में बताया है, ये 3-4 शब्द दिए हैं कि प्राग ऐतिहासिक चित्रकारियाँ दुनिया के अनेक भागों में पाई गई हैं। हम वास्तव में ये नहीं जानते हैं कि पूर्व पुरापाषाण युग के मनुष्य ने क्या कभी कोई कला वस्तु बनाई है, यानी कि हमें उस समय की जो पूरा पाषाण काल है, उस टाइम पीरियड के हमारे पास कोई चित्रकारी नहीं उपलब्ध होते, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जब मानव का एकदम शुरुआती फ़ेज़ था, उससे पहले सब मानव जो था वो अस्तित्व में नहीं था। तो जब मानव ने चित्रकारी करना शुरू किया तो उससे पहले भी एक टाइम पीरियड ऐसा रहा होगा कि वो नहीं करता होगा। इसीलिए अब भारत में अगर हम चित्रकारियों की बात करें तो भारत में हमें जो चित्रकारियाँ मिलती हैं, यानी कि रॉक पेंटिंग, वो हमें मध्य पाषाण काल से मिलती हैं। कब से मिलती है? मध्य पाषाण काल से। यानी कि इससे पहले कोई चित्रकारी हमें नहीं मिलती है। हाँ, 1-2 चित्रकारियाँ हमें मिलती हैं जो ऐसा माना जाता है कि वो पूरा पाषाण काल की है। लेकिन वो पूरा पाषाण काल में भी वो कहते हैं कि उत्तर पारा पूरा पाषाण काल की है, ठीक है? तो ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम पेंटिंग्स हैं। आप लोग अभी आगे देखेंगे भी कि उनकी विशेषताएँ भी बहुत लिमिटेड हैं। जबकि आप मध्यकाल तक आते-आते देखोगे कि पेंटिंग में ना एक डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। उसमें बहुत सारे करीब 16 रंगों का प्रयोग हुआ है। उसमें मानव को चित्रकारी, मतलब मानव को आभूषण के साथ दिखाया है और भी बहुत सारी विशेषताएँ उसमें बनी हुई हैं। तो इस तरीके से भारत में जो हमें चित्र मिलते हैं वो हमें कब से मिलते हैं? मध्य पाषाण काल से। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। उससे पहले भी मिलते हैं, बट बड़ी संख्या में जो चित्र मिलते हैं वो हमें मध्य पाषाण काल से मिलते हैं। आप लोग कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे कि ये पाषाण काल क्या है? देखिए, ये पुरापाषाण काल, उत्तर पुरापाषाण काल, ये सब क्या शब्द है? ये इतिहास को अलग-अलग कालखंडों में बाँटा है। जब शुरुआती मानव था तो वो पत्थरों से सारी चीज़ें करता था, सभी चीज़ें जो थी वो पत्थरों से निर्मित थी। इसीलिए उस शुरुआती फ़ेज़ को हम पुरापाषाण काल मानते हैं। उसके बाद धीरे-धीरे आके आप लोगों ने सुना होगा ताम्रकाल, ठीक है? यानी कि जब मनुष्य ने तांबे का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तब उसको हम कहते हैं ताम्रकाल। इस तरीके से जिस-जिस वस्तु का प्रयोग होता रहा, मतलब अधिकता थी जिसकी, उसके हिसाब से कालखंड का विभाजन कर दिया गया। तो अब हम बात करते हैं हमारे जो लोकेशंस हैं, यानी कि हमें जो चित्र मिलते हैं वो कहाँ-कहाँ से मिलते हैं। तो पहला मैं यहीं पे आपको बता दूँ, फर्स्ट है यूपी, ठीक है? उसके बाद है बिहार, ठीक है? तीसरा है आपका आंध्र प्रदेश और एक है कर्नाटका। फिर हमें कुछ चित्र ना उत्तराखंड से भी मिल जाते हैं, ठीक है? उत्तराखंड में जो कुमायूं की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से भी हमें प्राप्त होते हैं। क्षेत्रों से, यानी कि अगर आप देखोगे तो उत्तर भारत में, मध्य भारत में उत्तर प्रदेश, अ, उत्तराखंड, उसके बाद बिहार है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है और 1-2 हमें शैल चित्र मिल जाते हैं जम्मू कश्मीर से। उसके बाद फिर उत्तराखंड में एक स्पेसिफिक लोकेशन है, वो है लखुडियार। लखुडियार का मतलब होता है 1 लाख गुफाएँ। तो इसका अर्थ होता है 1 लाख गुफाएँ। यहाँ पे हमें कई सारी गुफाएँ मिली है और इन गुफाओं में हमें मानव के और पशु के चित्र मिले हैं। 2 चित्र मिले हैं, विशेषकर मानव के और तो और पशु के। फिर इसके बाद हमें कुछ और भी चित्र मिले हैं यहीं से, वो है ज्यामिति आकार के, ठीक है? कुछ रेक्टेंगल हैं, कुछ ऐसे ट्रायंगल हैं, तो कुछ इस आकार के हमें चित्र मिले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं
ये देखिए, आप लोग अगर चित्र को ध्यान से देखेंगे तो मैं कुछ चित्र आपको दिखाऊँ, उसके माध्यम से आप लोग इस बात को समझ पाएँगे कि आरंभिक मानव ने चित्र कैसे बनाए होंगे। देखिए, ये आपको हिरण लग रहा है, ठीक है? यानी कि जानवर कॉमन। उसके बाद आप ये देखिए, देखने से लग रहा है कि कोई व्यक्ति शिकार कर रहा है, ये सामूहिक नृत्य का चित्र लग रहा है। उसके बाद ये भी जानवर का है। फिर आगे आप देखोगे गुफाओं में जो मिले हैं, ये देखिए, इन पे कलर आप पहचानिए। व्हाइट है, व्हाइट के ऊपर इन्होंने रेड कलर का बनाया और कुछ इस प्रकार से बनाया है, सबके सब हाथ में हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है? ये ऐसी आकृति बनी हुई है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। फिर ऐसी ये हमें कहाँ से मिली है? आप लोग देखिए, ये हमें लखुडियार से मिली है, जिसमें हाथों में हाथ डालते हुए जो नृत्य करते हुए लोग दिखाए गए हैं। फिर ये आप देख सकते हैं, ऐसे-ऐसे करके कुछ इन्होंने बनाया है, ये भी हमें लखुडियार से मिली है, तो उत्तराखंड में लखुडियार। फिर बात करते हैं जम्मू कश्मीर में, मैंने आपको बताया 2 शिलापट मिले हैं। एक और इम्पोर्टेंट है, दक्षिण भारत में मैंने बताया था आपको, एक कर्नाटक है और एक आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से भी हमें कई सारी चित्रकारियाँ मिली है। उसका कारण ये है क्योंकि वहाँ पे ना ग्रेनाइट की चट्टानें हैं। ग्रेनाइट की चट्टानें हैं, तो ग्रेनाइट की चट्टानों पे जो उस समय के मानव थे वो चित्रकारी करने के लिए सही है, तो उन्होंने एक उपयुक्त कैनवस प्रदान किया। जैसे ड्राइंग करते हैं तो ड्राइंग के लिए एक शीट होती है, उसको कैनवस कहते हैं, उस पे बहुत खूबसूरती से हम पेंटिंग करते हैं, बहुत सुंदर पेंटिंग बनती है। ऐसे ही एक कैनवस जो था, ग्रेनाइट की जो शेल होती है, जो एक चट्टान होती है, उस पे बहुत सारी चित्रकारियाँ मिली और क्यों मिली? क्योंकि ग्रेनाइट ने कैनवस का काम किया, एक शीट की तरह काम किया, इसलिए। उसके बाद 3 जगह है, एक है कूपगल्लू, ठीक है? याद रखिएगा, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में 3 ऐसे लोकेशंस हैं जहाँ से ये सबसे बड़ी मात्रा में चित्र मिले हैं। पहला है कूपगल्लू, फिर है पिकली हॉल, उसके बाद है टेकौलकोटा। 3 जगह हैं, कूपगल्लू, पिकली हॉल और टेकौलकोटा, ये 3 जगहें हैं। इन तीनों जगहों से हमें लाल सफ़ेद रंग के, लाल रंग के चित्र मिले हैं। इसके अलावा कुछ काले रंग के भी यहाँ से चित्र मिले हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के कूपगल्लू, पिकली हॉल और टैकलकॉट से जो हमें चित्र मिले हैं, वो 3 काल के हैं। कैसे? यानी कि वो बहुत पुराने चित्र हैं, क्योंकि वो आरंभिक पुरापाषाण काल के हैं। उसके बाद वो नवपाषाण काल के हैं और एक आरंभिक ऐतिहासिक काल, फिर परवर्ती ऐतिहासिक काल और नवपाषाण काल। ये 3 काल के जो चित्र हैं वो हमें साउथ इंडिया से मिलते हैं। वो 2 स्टेट है केवल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। इसके अलावा हम देखते हैं कि वहाँ से हमें ना जानवरों के चित्र मिले हैं। कई सारे ऐसे जानवरों के, आप लोगों ने भी देखा, अभी आप आगे भी देखेंगे कि बहुत खूबसूरती से वो चित्रकारी करते थे। और घोड़े के आप 1-2 चित्र देखेंगे तो आपको ये अनुमान लग जाएगा कि हाँ, सांड है, हाथी है, सांभर है, चिंकारा है, भेड़ है, बकरी है, इनके चित्र हमें मिले हैं। उसके बाद इनमें ना जो कूपगल्लू में एक बहुत ही अलग सा चित्र मिला है, इसके अलावा वनस्पति का अभाव है। अब मैं मेन टॉपिक शुरू करती हूँ यहाँ पे, जिस पे आप लोगों को फोकस रहना है। हमारा मेन टॉपिक है जो भीमबेटका की गुफाएं हैं। ये देखिए, इसमें एक चित्र है, आप इसके माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे ये मानव के रहने का एक आवास प्रदान करते हैं ना। ये बिल्कुल ऐसे कि यहाँ पे कोई भी आश्रय ले सकता है, धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए। तो प्रारंभिक मानव रहे होंगे, उन्होंने भी सेम यही तरीका अपनाया होगा। और जब उन्होंने लंबे समय तक यहाँ पे निवास किया होगा, तो चित्रकारी के माध्यम से अपने जो भाव है उनको अभिव्यक्त किया, और कोई मोटिव नहीं था उनका। तो हम देखते हैं कि अगर हम बात करें मध्य भारत की, तो मध्य भारत में हमें 2 स्टेट देखने को मिलता है। एक है यूपी हमारा, दूसरा है एमपी। एमपी, यूपी में एक क्षेत्र है, मतलब जो कैमूर की पहाड़ियाँ, वहाँ से हमें चित्रकारियाँ मिली हैं। एमपी में जो भीमबेटका वाला क्षेत्र है, वहाँ से करीब हमें 800 गुफाएँ मिली हैं। उनमें से 500 जो गुफाएँ हैं, 800 में से जो 500 हैं, उसमें से आप देखेंगे कि चित्रकारियाँ आपको मिलती हैं। मतलब 500 गुफाओं में चित्रकारियाँ, यानी कि कितनी बड़ी संख्या में चित्र मिले होंगे और वो कितना कुछ बताते होंगे कि उस समय का मानव किस प्रकार से जीवन यापन करता था। और आप लोग यकीन नहीं करेंगे कि आज हमारे पास जो जो आरंभिक मानव है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। हमें बस ये पता है कि कैसे वो जीवन जीता था, कैसे शिकार करता था, या फिर क्योंकि कृषि की शुरुआत नहीं हुई थी आरंभ में, और किस प्रकार की सोसाइटी थी उस समय, रिलेशंस कैसे थे, अर्थव्यवस्था कैसी थी, क्लाइमेट पे क्या इम्पैक्ट पड़ा उस समय, जो वनस्पति आदि थी उनका कैसे वो यूज़ करते थे। तो ये सभी चीज़ें को जानने के लिए हमें उस समय के चित्र की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि हमारे पास कोई लिखित सोर्स तो है नहीं। इसलिए तो बहुत इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और इनके आधार पर ही हम अपने प्राचीन जो हमारा इतिहास रहा है उसकी गणना करते हैं। तो उसमें
प्राचीन इतिहास के अगर हमें गणना करनी है तो उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन देता है हमारा जो भीमबेटका की गुफाएं हैं। भीमबेटका की गुफाओं की बात करें तो ये इसकी जो खोज है वो 1957 में की गई थी। वी ए वाकणकर थे, तो उन्होंने क्या किया, 1957-58 में वी ए वाकणकर हुए, उन्होंने इसकी खोज की और उन्होंने ना लंबे समय तक यहाँ पे वो रहे, उन जो चित्र थे उनको एनालाइज किया। उसके बाद वो इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि यहाँ पे जो चित्र प्राप्त हुए हैं वो 2 से 3 कालखंड के हैं। मतलब शुरुआती जो चित्र है वो हमें उत्तर पाषाण काल के हैं, उसके बाद फिर हमें जो बाद के चित्र मिले हैं वो मध्य पाषाण काल के हैं। तो उन्होंने कालखंड डिवाइड किया कि उत्तर पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। हम आगे भी इनको देखेंगे। इसके अलावा आप देखोगे, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 500 गुफाओं में चित्र मिले हैं, तो आप लोगों में ये जिज्ञासा जागृत हुई होगी कि यहीं पे इतने क्यों मिले हैं। तो उसके 2 कारण हैं। पहला कारण ये है कि ये जो क्षेत्र है पूरा का पूरा कैसा है, विंध्य पर्वतों से ढका हुआ है। इस कारण से यहाँ पे फल फूल कंदराएं हैं उनकी बहुतायत थी, और इस कारण से जो पाषाण काल के लोग थे उनके रहने के लिए एक उपयुक्त स्थान था। पहला कारण। दूसरा कारण ये कि यहाँ पे प्राकृतिक शैलाश्रय थे, जैसे कि आपने इस गुफा में देखा है कि ये क्या है, ये प्राकृतिक शैलाश्रय है जिसमें मानव निवास करता है। ठीक है, धूप आदि जो भी सिचुएशन है उससे अपने आप को बचाने के लिए। तो 2 चीज़ें यहाँ पे बड़ी मात्रा में उपलब्ध थी, इसीलिए जो प्रारंभिक मानव था उसने यहाँ पे निवास किया लंबे समय तक। फिर हमने उसके बाद हम बात करते हैं, ये हुआ। फिर हम देखते हैं कि जो ये चट्टानें, मतलब जो चट्टानों पे हमें शैल चित्र मिले हैं, ये इनके विषय क्या हैं। तो इनका अगर हम आप लोगों ने देखा या अभी दोबारा हम इस चीज़ को देखते हैं, तो आप लोगों को मैं एक बार सभी चित्र दिखा दूँ जिससे आप लोग ये बात समझ जाए कि चित्रों का विषय क्या रहा होगा। देखिए, इसमें जानवर हैं, ठीक है, सिंपल है। आप देखेंगे कि ना जो उस समय के चित्र मिले हैं ना उसमें बहुत बड़ी संख्या में मानव के चित्र मिले हैं। और इस चित्र को देखिए कितना खूबसूरत है ये, इसका कलर थोड़ा डाउन हो गया है, बट ये घोड़ा एकदम हूबहू घोड़े की तरह लग रहा है। ये भी हमें भीमबेटका से मिला, लग रहा है ना कितना सुंदर है। ये देखिए, भीमबेटका से ये भी चित्र हमें मिला है। उसके बाद ये देखिए लाल रंग का है। फिर और भी चित्र आप देखेंगे भीमबेटका से मिले हैं। ये देखिए शिकार का दृश्य जिसमें ये शिकार कर रहे हैं। उसके बाद कुछ लोग घायल पड़े हैं, ठीक है, ये घोड़े पर बैठे हुए हैं। फिर ये देखेंगे तो ये लोग क्या कर रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं, सब साथ में मस्ती कर रहे हैं, धूम मचा ले। उसके बाद ये चित्र हैं कुछ, तो ये चित्र के माध्यम से हम अपने प्राचीन इतिहास की गणना करते हैं। अब मैंने आपको बताया कि उस समय के जो चित्र के विषय हैं वो क्या रहे होंगे। सिंपल, रोज़मर्रा की ज़िंदगी की घटनाओं के अलावा उस समय धार्मिक भव्य दृश्य भी चित्रित किए जाते थे, जैसे कि नृत्य हो गया है, शिकार हो गया है, हाथी घोड़ा की जो सवारी है उनको आपने देखा ही। इसके अलावा जानवरों की लड़ाई है, शहद इकट्ठा करना है, शरीर सज्जा, छद्म, वेश, मुखौटा आदि के माध्यम से जो गतिविधियाँ होती थी उनको प्रकट किया गया है, और कुछ नहीं है। तो बहुत बेसिक विषय हैं, जैसे मानव शुरुआत में शिकार करता है तो उसने शिकार को रिफ्लेक्ट कर दिया। उसने अगर वो शहद इकट्ठा कर रहा है तो उसने वो कर दिया। अगर जानवरों की लड़ाई करवा रहे हैं, उससे कोई गेम है वो, तो उसको उन्होंने रिफ्लेक्ट कर दिया चित्र के माध्यम से। तो यही चित्र रहे होंगे, क्योंकि शुरुआती मानव का वो शुरुआती फेज़ है। जैसे जैसे मानव डेवलप करेगा तो आप लोग देखोगे कि कला में किस प्रकार से विकास होगा। और आप अगर हम आप लोग हड़प्पा सभ्यता के चित्र को अगर गूगल करके देखोगे तो आप लोग को इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे कैसे कला में विकास हुआ। और हड़प्पा तक आते आते इतनी सुंदर सुंदर मूर्तियाँ मिलती हैं, जिसमें आपके ये सिलेबस में लगा भी हुआ है आपके डांसिंग गर्ल वगैरह का। तो आप लोग वो एक चेंज देखोगे कला में, आप लोग इस चीज़ को नोटिस भी करते हुए चलिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि जो भीमबेटका से हमें हमें गुफाएं मिलती है उनको 7 काल जो अवधि है उसमें बांटा गया है, जिसमें से 3 काल अवधि को हम पढ़ेंगे, 3 में से भी 2 को। एक है जो उत्तर, या फिर हम इसके कहेंगे पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल, ठीक है। यहाँ इसको आपकी बुक में दिया हुआ है उत्तर पूरा पाषाण काल, इसको आपकी बुक पे मध्य पाषाण काल ही दिया हुआ है। तो 2 फेजेस के साथ काल अवधियों के मिले हैं, बट 2 इंपॉर्टेंट है, उसको पढ़ेंगे, बाकी के बाद में। तो उत्तर पूरा पाषाण की अब आप समझिए, देखिए कि कला कैसी रही होगी और क्या इस समय मतलब ज़्यादा विकास हुआ था या नहीं हुआ था, तो आपको इसमें पता चल जाएगा। देखिए, उस समय की जो मतलब जब मानव का शुरुआती फेज़ था,
ठीक है। तो उसके बाद जब मानव ने चित्रकला का विकास किया, मतलब चित्रकला करनी शुरू करी, तो वो केवल हरी और गहरी लाल रेखाओं से चित्रकारी करता था और कोई कलर नहीं थे उसके पास। इसके अलावा मानव की आकृतियाँ मिलती हैं, बड़े-बड़े जानवरों की आकृतियाँ मिलती हैं, केवल 2, मानव की और जानवरों की। जानवरों में भी भैंस, हाथी, बाघ हैं, गैंडे और सूअर हैं, बस यही चित्र हैं। इसके अलावा कुछ हमें ज्यामितीय आकार की कुछ चित्रकारियाँ मिल जाती हैं, बस इतना ही। तो आप देखेंगे कितनी लिमिटेड विशेषताएँ हैं, है ना? बस 3 से 4 की गहरी लाल रंग की चित्रकारियाँ करते थे वो मानव जो आकृति है या फिर जो पशुओं की आकृति है, उनसे ही संबंधित वो चित्रकारियाँ करते थे, यानी कि चित्र बनाते थे। अब आप देखोगे विकास जो देखने को मिलेगा आपको मध्य पाषाण काल में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि भारत में जो हमें चित्र प्राप्त होते हैं, वो सभी के सभी मध्य पाषाण काल के हैं। ठीक है? इसीलिए हमें भीमबेटका से जो हमें 500 गुफाओं से चित्र मिले हैं। अब सोचिए कि कितना हम अनुमान लगा सकते हैं, हम अपने इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि इस तरीके से यहाँ पे लोग निवास करते होंगे, शुरुआती फ़ेज़ ये रहा होगा, इस तरीके से करते होंगे, तो वो चीज़ें हमें वहाँ के साक्ष्य से पता चलती है। तो इतनी बड़ी संख्या में कि हम पूरा अनुमान ही लगा लेते हैं। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए? वो हमें भीमबेटका से प्राप्त हुए। तो भीमबेटका में जो मध्य पाषाण काल के चित्र मिले हैं उसको समझते हैं। मध्य पाषाण काल की एक चीज़ बता दूँ मैं, इस काल में भी जो मानव था वो खाद्य संग्राहक था, ठीक है? और शिकारी था। तो शिकारी और खाद्य संग्राहक था इस काल में भी मानव। उसके बाद देखते हैं हम इसकी विशेषताएँ। तो इस काल तक आते-आते क्या हुआ कि जो चित्रों की संख्या थी वो अधिक हो गई। क्यों अधिक हो गई? क्योंकि विषयों की संख्या बढ़ गई। आपके पास जब विषय ज़्यादा हैं तो आप लिखते भी ज़्यादा हो, कंटेंट ज़्यादा है। कंटेंट ही कम है तो आप लिखोगे भी कम। वैसे ही उनके पास विषय कम थे तो उन्होंने चित्र कम बनाए। विषय ज़्यादा हुए तो चित्र ज़्यादा बन गए। उसके बाद चित्रों का आकार छोटा होता गया। फिर चित्रों में जो शिकार के दृश्य हैं उनको प्रमुखता मिल गई और लोगों को ना समूह बनाकर दिखाया जाने लगा। इसके साथ ही लोगों को कांटेदार भाले, नोकदार डंडे, जो छोटे-छोटे हथियार होते हैं उनको साथ में लेके दिखाया जाने लगा कि हाँ, ये हथियार वो देखते हैं। आपने देखा भी होगा ना, एक ऐसे करके ऐसे है, फिर हाथ में कुछ वो लिया हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके से बाद के जो चित्र हैं वो बनाए जाने लगे ताकि एक मानव को सुपीरियर भी कहीं न कहीं रिफ्लेक्ट किया जा सके या फिर वो दिखाना चाहते थे कि किस प्रकार से वो उस समय के इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते थे शिकार आदि में। फिर बात करते हैं कि इस समय जो मानव था, ठीक है? इस समय जो आदि मानव थे, उनको जाल, फंदे लेकर या गड्ढे आदि खोदकर जानवरों को पकड़ने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है क्योंकि शिकार में ही ये आ जाता है। फिर उसके बाद कुछ मनुष्यों को सुंदर कपड़ों में सजा दिखाया है, तो कुछ को मुखौटा पहने दर्शाया है। इसके अलावा आप देखोगे कि इस काल के जो हमें चित्र मिलते हैं, उसमें बहुत बड़ी संख्या में हमें जंगली जानवरों के चित्र मिलते हैं क्योंकि उस समय का जो मानव था वो जंगली जानवर थे या फिर जो पशु पालक थे, उनको चित्रित करना ज़्यादा पसंद करते थे। इसीलिए आपके एनसीईआरटी में लास्ट में क्वेश्चन भी है कि सबसे बड़ी संख्या में जो चित्र मिलते हैं वो जानवरों के क्यों? क्योंकि जो आदि मानव थे वो जानवरों के चित्रित करना पसंद करते थे। उसके बाद आप देखते हो कि कुछ चित्रों में ऐसा दिखाया गया है कि जो मानव है वो पशु का पीछा कर रहा है। तो किसी-किसी में आप देखोगे कि जो पशु है वो मानव का पीछा कर रहा है। कहीं-कहीं पे आप देखोगे कि मानव को बहुत ज़्यादा सुपीरियर दिखाया है, यानी कि बहुत सारे चित्रों में मनुष्य को जानवरों के प्रति प्यार और सौहार्द का भाव प्रदर्शित करते हुए दिखाया गया है। तो कुछ ऐसे भी है जिसमें प्रमुख रूप से जो जानवर के लिए ही उकेरे गए हैं। उसके बाद बात करते हैं, ये तो कुछ बेसिक था। अब देखते हैं कि और क्या चेंजेस आए। तो हुआ ये कि इस अवस्था तक आते-आते जो चित्र थे, वो निर्वस्त्र मतलब स्त्रियों को निर्वस्त्र दिखाया जाने लगा, सवस्त्र दोनों प्रकार से। फिर जो बूढ़े थे, जवान थे, उनको भी चित्रों में स्थान दे दिया गया कि चलो ठीक है, आपके भी चित्र बना देते हैं, क्योंकि विषय बढ़ रहे थे। उसके बाद फिर बच्चों को दिखाया गया है, भागते-दौड़ते, सामूहिक नृत्य को दिखाया गया है और ऐसे भी कुछ वो चीज़ें दिखाई गई हैं, जिसमें शहद निकालते हुए और भी जो सामूहिक कार्य करते हुए लोग हैं, उनको दिखाया गया है। फिर हम बात करते हैं इसके जो कलर हैं, ठीक है? मतलब जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो आप देखोगे कि कितने सारे कलर हैं, काला, पीला, बैंगनी, भूरा, हरा, सफ़ेद, इन सभी कलरों का प्रयोग हुआ है भीमबेटका की जो गुफाएँ हैं। आपकी बुक में तो लिमिटेड चित्र दिए हैं, आप लोग गूगल कीजिए और आपको बहुत सारे चित्र देखने को मिलेंगे, तो आप उसमें बहुत सारे कलरों को भी देख पाएँगे। तो दूसरा चेंज क्या देखने को मिला हमें? रंग का,
तो रंग आप देखोगे कि हमें कितने सारे रंग, जबकि शुरू में केवल और केवल हमें दो ही रंग मिल रहे थे, तो यहाँ पे रंग की संख्या बढ़ गई। उसके बाद जबकि इनका जो काला, एक सफ़ेद था और एक लाल जो रंग था वो पसंदीदा रंग था। उसके बाद आप देखोगे कि जो ये रंग है ये ना चट्टानों के साथ ऑक्सीडाइज़ नहीं हुए। अगर ऑक्सीडाइज़ हो जाते या कोई और कारण होता तो ये हल्के पड़ जाते। समय के साथ ये, और इतने लंबे समय के बाद तो हो सकता है समाप्त भी हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इनको बनाया कैसे जाता था, जो उनका प्रोसेस था वो बहुत ही यूनिक था। इसीलिए आज भी आप देखोगे कि ये चित्र वैसे ही बने हुए हैं। इन चित्रों की फ़ोटो आपके फ़ोन में है, आप लोग गूगल करके देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से इस बात को पता आप जान पाएँगे कि ये कुछ-कुछ चित्र तो आपको लगेगा कि बहुत मतलब ऐसा नेचुरली कलर है उनका। तो उसका कारण ये है कि वो जो चित्र बनाए गए थे, वो चट्टानों के साथ ऑक्सीडाइज़ नहीं हुए, ठीक है? और जो रासायनिक प्रक्रिया थी उन्होंने इन रंगों को क्या कर दिया, मजबूत कर दिया। मजबूत का मतलब कि जो नहीं छूटने वाले, ऐसे कर दिया, एकदम पक्का बना दिया। तो ये कारण है। उसके बाद आप देखोगे कि ये किससे बनाया करते थे, तो जो पतली रेशेदार टहनी होती थी उनसे ब्रश बनाते थे और उनसे चित्रकारी करते थे। फिर कलरों में इन्होंने बताया कि सफ़ेद रंग को वो चूना पत्थर से बनाते थे। उसके बाद रंग बनाने के लिए पहले वो खनिज का चट्टानों को टुकड़ों में पीस लेते थे, उसके बाद उसका पाउडर बना लेते थे, फिर उसमें कुछ पानी और फिर कुछ गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मिलाया करते थे, जैसे जानवरों की चर्बी। तो सफ़ेद रंग बनाने के लिए वो जानवरों की चर्बी का उपयोग करते थे। अब आजकल देखते हो आप लोग, कलर हम पेंटिंग करते हैं, कुछ ही समय में वो क्या हो जाती है, गायब ही हो जाती है एक तरीके से। धूप में रख दोगे तो वो शायद 1 हफ्ते में ही गायब हो जाए। लेकिन उस समय के जो कलर थे उनको बनाने का प्रोसेस बहुत ही अद्वितीय था, यूनिक था, इसीलिए वो अभी तक टिके हुए हैं। फिर हम देखते हैं कि जो इस समय के चित्र मिले हैं, जो कलाकार थे उन्होंने अपने शैलाश्रय की सहायता दीवारों और जो भीतरी छत है, किस पे, छतों पर, ठीक है, और जो शैलाश्रय हैं उन पर बनाए हैं। उसके बाद ऐसी गुफाओं या शैलाश्रयों से मिले जहाँ लोग रहते थे, लेकिन कुछ चित्र ऐसी जगहों से भी मिले जहाँ लोग कभी नहीं रहे होंगे। इसके अलावा इन स्थानों का कोई धार्मिक महत्व रहा होगा, मतलब कुछ ऐसे चित्र भी मिलते हैं जहाँ पे कोई रहता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हो सकता है कि ये धार्मिक स्थल हो, क्योंकि जहाँ कोई नहीं रहता है, हम मंदिर में रहते नहीं है ना, हम मानते हैं कि वो ईश्वर का आलय है, यानी कि उनका घर है, तो इसलिए तो कुछ लोगों ने माना कि वो वहाँ पे धार्मिक महत्व के रहे होंगे ये। उसके बाद फिर आप लोग देखते हैं कि ये चित्र हालाँकि पुराने ज़माने के हैं, पर चित्रात्मक गुण और विशेषताओं की इसमें कोई भी कमी नहीं है। कार्य करने के प्रतिकूल जो परिस्थिति हैं, औज़ार हैं, सामग्री हैं, और तो और सामग्री, औज़ार आदि की कमी होते हुए भी इन चित्रों में जो तत्कालीन पर्यावरण के सामान्य जो दृश्य हैं, उनको बहुत ही आकर्षक रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिससे ये प्रतीत होता है कि समय के साथ जो लोग थे वो बहुत साहसी थे और अपने जीवन का वो क्या कर रहे थे, आनंद ले रहे थे। ठीक है? क्योंकि लिमिटेड क्रियाएँ थी, लिमिटेड सोर्सेज़ थे, समाज कैसा समतामूलक था, सब इक्वल थे, किसी के पास रिसोर्सेज़ ज़्यादा नहीं थे, किसी में ऐसी होड़ नहीं लगी हुई थी रिसोर्सेज़ कलेक्ट करने की। तो बहुत ही वो आनंदपूर्वक अपना जीवन जीते थे, मस्ती में रहते थे। तभी आप देखोगे कि सामूहिक नृत्य है, तो आप शुरू-शुरू में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हमारा जो सोशल सिस्टम है वो रहा होगा। इसीलिए आज जो आप लोग देखते हैं कि भारत में भी क्या है, एक संयुक्त परिवार की व्यवस्था है, अगर आप लोग रिलेट करें। तो क्यों है? क्योंकि इसका जो हिस्ट्री है वो अभी से नहीं है, मानव का जो शुरुआत हुई थी तब से है। फिर पशुओं को तो वास्तविकता से भी अधिक तगड़ा दिखाया गया है, रौबदार दिखाया गया है, क्योंकि वो पसंद करते थे। उस समय के जो आदि मानव थे, वो पशुओं को चित्रित करना पसंद करते थे। इस प्रकार से आदिकालीन कलाकारों में कहानी सुनने की गहरी रुचि थी, इसीलिए वो अपनी जो कथाएँ हैं, उनको भी बड़े नाटकीय ढंग से, मतलब चित्रों के माध्यम से वो प्रस्तुत करते थे। तो ये सभी आप ये देख सकते हैं, शिकार का चित्र है, उसके बाद ये नृत्य का चित्र है। तो कितना वो इसमें आप समझ सकते हैं, मतलब आपको इतना बहुत फ़ोर्स नहीं, बहुत ज़्यादा इस पे बल नहीं देना पड़ रहा, आप ईज़िली समझ पा रहे हैं कि हाँ, ये क्या बताना चाह रहे हैं। उसके बाद एक और चित्र था, ठीक है। तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर एक और चीज़ ना अंतिम में बता दूँ कि इसमें जो रंग सामंजस्य है, जो समानुपात है, वो बहुत ही यथार्थ है और संतुलित है। यानी कि ऐसा नहीं है कि काले के साथ काले पे वो बहुत ज़्यादा सफ़ेद यूज़ कर रहे हैं, सफ़ेद पे काला, तो वो ढक ही जाएगा। ऐसा नहीं है, इसीलिए जो सामंजस्य है, वो बहुत ही सुंदरता से देखने को मिलता है चित्रों में। और तो और जो रंगों का अनुपात है, वो बहुत ही समानुपात है, यानी कि सम अनुपात में, ताकि सभी जो चित्र हैं, वो खूबसूरती से अपने जो भाव है उनको अभिव्यक्त कर सकें। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये हमारा जो टॉपिक है वो कवर होता है
इसमें हमने जो भीमबेटका के चित्र हैं उनकी विशेषताओं की बात की है, मुख्य रूप से उसी पर केंद्रित था ये टॉपिक। तो ये टॉपिक है, आप लोग क्वेश्चंस को देख सकते हैं एक बार कि आपके विचार से प्रागैतिहासिक काल के लोग अपने चित्रों के लिए विषयों का चयन कैसे करते थे? कैसे करते थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे। सिंपल जो वो क्रियाएँ करते थे, उन क्रियाओं के आधार पे वो चयन करते थे। उसके बाद गुफा चित्रों में इसके अलावा भी आपके पास कोई कारण है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिर गुफा चित्रों में मानव आकृति की अपेक्षा जानवरों की जो आकृतियाँ वो अधिक मिलने के क्या कारण है? पहला कारण है कि जो उस समय के मानव थे वो चित्रों को पसंद करते थे, जानवरों के चित्र बनाना पसंद करते थे और इसके पीछे भी एक आध्यात्मिक कारण ये माना जाता है कि वो खुद मतलब बहुत सारे ये विद्वान मानते हैं कि जानवरों को वो इसीलिए रिफ्लेक्ट करते थे अपने चित्रों में ताकि वो लोग स्वयं को मतलब वो ईश्वर से ना अपने आप को डायरेक्ट जोड़ते थे, ठीक है? अगर वो खुद के चित्र बनाएँगे तो उन्हें लगता था कि हो सकता है कि ईश्वर जो है वो मुझे समझकर इस चित्र को मुझे समझकर मुझे दंड दे सकता है, तो वो जानवरों के चित्र बनाते थे। कि जानवरों के चित्र बना रहे हैं ताकि वो ईश्वर के प्रकोप से बच सकें। तो इसी तरीके से काफ़ी सारे चित्र हमें जानवरों के मिलते हैं। बाकी के क्वेश्चंस आप लोग देखिए, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है और आप लोग मुझे जैसे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस अध्याय में प्रागैतिहासिक काल के जो अनेक गुफा चित्र दिए गए हैं, इनमें से कौन-सा चित्र है जो आपको सबसे अधिक पसंद है? मुझे तो वो घोड़े वाला पसंद है, मुझे बहुत सुंदर लगा वो। आप लोग भी अपना कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, आप लोग यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद एक और चीज़ है कि भीमबेटका के अलावा ये आपके मतलब का है कि भीमबेटका के अलावा और कौन से प्रमुख स्थल हैं जहाँ प्रागैतिहासिक चित्र पाए गए हैं? तो मैंने आपको बताया था, मैं रिपीट कर दूँ एक बार, भीमबेटका है, फिर आंध्र प्रदेश में कूपगल्लू, पिकली और टेकलाकोट है। कर्नाटक में उसके बाद एक और था उत्तराखंड में लखुडियार। फिर ऐसे ही चित्र हमें कुछ बिहार से मिले हैं, हमें कुछ जम्मू कश्मीर से मिले हैं, तो आप उनको मेंशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज का लेक्चर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया रोशन शाह स्टडी पॉइंट को तो डू सब्सक्राइब नाउ ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो जब भी आए आप लोग को फटाफट से नोटिफिकेशन मिले एंड आप लोग देख के अपने पढ़ाई में एक स्टेप और आगे बढ़ सके। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।